नमस्कार, सिटी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो विषय है वो है महंगाई की मार, जनता में मची हाहाकार। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये विषय है आम जनता के लिए। क्योंकि चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों या किसी भी पार्टी के लोग हों, महंगाई की मार सभी को झेलनी पड़ रही है। और कोरोना काल की इस महामारी के बाद लगातार महंगाई बढ़ना अपने आप में एक दुखद विषय है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो पैनल में मौजूद हैं उनका परिचय मैं आपसे सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ हैं संगीता राजा जी, जो कि कांग्रेस की समर्थक हैं, आज हमसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र राघव जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं 40 यूथ विंग के और आप बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश जोशी जी, जो कि एक कॉमन मैन के रूप में अपनी बात रखेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, जो पिछले 3 दशकों से लगातार मुख्यमंत्रियों को, राजस्थान की सरकारों को और यहां तक कि केंद्र की सरकारों पर खबरें भी कर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को देख भी रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है उनको भी देख रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान में क्योंकि आपकी सरकार है, लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको तहे दिल से नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये अवसर दिया और एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते की जो एक घर की धुरी होती है, उसके तहत मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मार झेल रहे हैं हम लोग। अब आपने ये कह ही दिया कि मैं कांग्रेस विचारधारा की हूँ, तो मैं एक बात और कह देती हूँ कि हम 2014 से ये भी सुन रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार वो खत्म ही नहीं होती दिख रही है। उससे पहले महंगाई नहीं थी क्या? नहीं, आज की बात कर रहे हैं हम। वो जो एक नारा आप 2014 से कह रहे हैं ना, 2014 से महंगाई बढ़ी है, उससे पहले तो सब चीजें फ्री में मिल रही थी। नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी कि हम जो आज झेल रहे हैं, कि हर तरीके से हम कोविड के कारण तो हो ही गए हैं पीछे। नोटबंदी के बाद भी हमने महंगाई की मार बहुत बुरी तरीके से झेली है। रोजगार गए हैं, रोजगार जाने से बहुत होता है ना, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जो अभी हमारा जो सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। तो आज जो मैंने एक खबर पढ़ी थी कि किसानों की भी कमर टूटी है इससे, वो बैलगाड़ी तक बैल खरीदने की सोच रहे हैं। तो वो एक तरीके से जो पेट्रोल डीजल जहां से लोडिंग शुरू होती है, वहां से लेकर के हमारे घर तक जो सामान पहुंच रहा है, वो मतलब आप सोचिए कि मैंने अचार नहीं डाला, 200 रुपए किलो तेल सुन करके सरसों का। तो एक मेरा जैसा आम जन वो ये सोच रहा है कि क्या करें। तो मैं अभी आपके बात करने के बाद मेरे से तो बहुत प्रबुद्ध जन वहां पे बैठे हैं, मैं उनको क्या बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसका सीधा रिश्ता विदेश के कच्चे तेल की कीमत से नहीं होता है, क्रूड ऑयल के साथ है। बिल्कुल, क्रूड ऑयल के उससे नहीं होता है। ये डीलर्स के कमीशन और जो सरकार का जो टैक्स होता है, यहाँ राजस्थान सरकार की भी अपन बात करेंगे। मैं राजस्थान सरकार से भी अपील करना चाहूंगी कि वो वैट जो है वो कम करे जी। कम से कम। हमारे जो माना कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं है बहुत सारी चीजों का, हम पर्यटन पे ना टोटल हम लोग पर्यटन पे ही डिपेंडेंट है। हमारी जो वो लोग आते हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ पे बेचारे जो लोग हैं वो कमाते हैं, खाते हैं। तो राज्य सरकारों ने जो पिछले साल 5 मई 2020 को जो क्रूड ऑयल की जो कीमत थी 28.84 रुपीज प्रति लीटर से ले थी, जो 14.75 रुपीज पर आ गई। उसका फायदा हमारी भारत सरकार ने नहीं उठाया, जिससे हम आम जो जनता थी उसको वो फायदा नहीं मिला। तो जो भारत सरकार है वो सीधे सीधे जो 80% लोग बेरोजगार हो चुके हैं हमारे देश में ना, जो मनी जो रोटेशन में था वो अब बाजार में है ही नहीं। आज हमारे पास कैश नहीं है तो खरीदारी नहीं हो रही है। बिल्कुल संगीता जी, हम पेट्रोल पर पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें केंद्र सरकार को ही दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान सरकार का भी जो ड्यूटी है, जो वो भी केंद्र सरकार के बराबर है।
हम इस पर बिल्कुल चर्चा है। करेंगे, लेकिन हम पहले सभी के एक एक व्यूज ले लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल। डिस्कशन शुरू करेंगे। मैं धीरेन्द्र राघव जी आपके पास आना चाहूंगा। आप प्रेसिडेंट हैं 40 यूथ विंग के और बीजेपी के समर्थक भी हैं। आप आज की जो महंगाई है उसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मैं राजस्थान के सबसे बड़े व्यापारी फेडरेशन से बिलोंग करता हूँ, उसके प्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं स्पेशली मोदी सरकार का समर्थक हूँ, जिसने वैश्विक दृष्टिकोण में अपना एक व्यक्तित्व जो जमाया है, अपनी एक पहचान जो बनाई है। आज से 10 साल पहले भी हम विदेश जाते थे और आज भी विदेश जाते हैं, तो हमारी हिंदुस्तानियों की जो इज्जत में जो इजाफा हुआ है, उसके लिए मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ। और दूसरी बात संगीता जी की है कि महंगाई आज से नहीं है, 1947 के बाद भारत आजाद हुआ है। उस जमाने में 10 पैसे किलो आलू मिला करते थे, 3 रुपए में घी मिला करता था। तो जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। हर आदमी को अपना पैसा ज्यादा चाहिए, लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है, तो उसके साथ महंगाई में वृद्धि होगी, क्योंकि आय और महंगाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले किसी एक मास्टर की तनख्वाह 300 रुपए हुआ करती थी, आज वो 1.5 लाख रुपए है। तो वो एक अनुपात तो वही चलेगा। महंगाई आज की नहीं है, महंगाई का मुद्दा आज का नहीं है कि वो नया मुद्दा हो। रही बात मोदी सरकार की, अब मोदी सरकार के पेट्रोल डीजल के टैक्स को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन दूसरी चीजें नहीं समझते। उनसे वैक्सीनेशन की फ्री मांग करते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्री मांग करते हैं। अब मोदी जी या भारत के वित्त मंत्री, कोई जेब में तो उनके मशीन है नहीं कि वो अपना इस तरह की योजनाओं में पैसा डाल देंगे। वो एक सिस्टम है जो राजाओं के समय से चला आ रहा है, इतिहास के समय से चला आ रहा है, कर वसूलने का और विकास करने का। वही मोदी सरकार कर रही है। मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से सीधा सीधा सवाल है कि जैसे हरियाणा ने टैक्स कम कर रखा है, उस तरह आप भी कर दो, पेट्रोल डीजल स्वतः ही कम हो जाएंगे। देश का टैक्स तो एक ही है ना, वो हरियाणा पे भी उतना ही है, राजस्थान पे भी उतना ही है, गुजरात पे भी उतना ही है। तो क्यों ना आप राजस्थान के टैक्स कम कर दो, तो उससे आपकी महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप अगर चाइना को देखते हो कि चाइना में कोई भी उत्पादन होता है वो अपने से 10% पे होता है। अपने को यहाँ चीज मिलती है 100 रुपए की, वो चाइना में 10 रुपए की मिलती है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा के भी अपने को वो चीज 20 रुपए की इंडिया में मिल जाती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है सर कि वहां पे सरकार द्वारा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या गवर्नर शासन हो, वहां पे इन उद्योगपतियों को निःशुल्क जमीन आवंटन होती है। उनके 5 से 10 साल के लिए ऑल टैक्सेशन फ्री होते हैं। वो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में सरकार का उनको 15% का इजाफा होता है कि अगर वो 100 रुपए का माल भेज रहे हैं तो 15 रुपए उनको उद्योगपति को वहां की जो चाइना सरकार है वो देगी। इसलिए चाइना आज वैश्विक गुरु बना हुआ है, अपना पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाई हुई है अपने सस्ते प्रोडक्ट के लिए। अब हिंदुस्तान में पहली बात तो व्यापारी महंगी जमीन खरीदे इंडस्ट्रियल एरिया में, फिर वो जमीन पे इंडस्ट्री लगाते ही उसको टैक्सेशन चालू है। और सरकार द्वारा एक्सपोर्ट पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक एपीडा है जिसकी भी जटिल प्रक्रिया इतनी भारी है कि वो अपना एक्सपोर्ट से भी अपना कोई फायदा नहीं कर सकता। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की सुविधाएं दी जाए जिससे उत्पादन लागत कम आए और महंगाई कम हो। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, जैसा कि आप प्रेसिडेंट भी हैं 40 यूथ विंग के और मोदी के जो है वो समर्थक है, मोदी समर्थक है। आपने जैसा कि कहा कि जो पेट्रोल की कीमत है वो राज्य सरकार कम करे, वेट कम करे, क्या केंद्र सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? सर मैंने कहा ना, मैं केंद्र सरकार से भी जो एपीडा दिया जा रहा है उस पे भी मैं केंद्र सरकार से मेरी लगातार मांग रहती है जी। मैं कई पॉलिसियों में मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। नोटबंदी का मैं बिल्कुल समर्थक नहीं था। मैंने मोदी जी के यहाँ मेरे फेडरेशन से मैंने कई बार आज तक के और एबीपी न्यूज के चैनलों पे मैंने ये बात उठाई, मोदी सरकार की सबसे बड़ी अगर कोई गलती थी तो वो थी नोटबंदी, जहां भारत एक वैश्विक दौर में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तौर पे पिछले 50 सालों से खड़ा हुआ था। वो इसलिए कि हमारी गृहिणियों के पास में पैसा हुआ करता था, हमारे घरों में कच्चे पैसे का रोटेशन था, छोटे उद्योग धंधे 100% कच्चे पैसे पे ही, कैश पे ही आधारित होते हैं, तो वो पूर्णतः नष्ट हो गए। मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन मोदी जी ने जो वैश्विक तौर पे अपनी हिंदुस्तान की जो पहचान बनाई है और कहा है कि हम सबसे युवा देश हैं, हमारी युवा शक्ति पे सबको झुकना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका वो कहा, एक लैब जिसपे अमेरिका हमसे वाटर ट्रीटमेंट पे सौदेबाजी कर रहा था, तो मोदी जी ने उसको सीधा एक सवाल कहा जो इंडिया टुडे में बहुत हेडलाइन पे छपा था, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ जो 350 साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसमें से 210 साइंटिस्ट इंडिया के हैं, आप मुझे टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, मैं मेरे साइंटिस्ट को इंडिया ले जाऊंगा,
उनको भारत माता के नारे लगवाऊंगा और अलग से अपनी टेक्नोलॉजी बनवा लूंगा। नहीं बना सकते ना ये बिल्कुल। ऐसा। सत्य प्रकाश जी, आप क्योंकि कॉमन मैन हैं, आप महंगाई को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं? बीजेपी की सरकार हो या राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, आप दोनों को ही क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी इस महंगाई की मार से अछूते नहीं हैं। और मुझे एक क्षेत्रीय गाना भी याद आ रहा है कि हमरे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए खाए जात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार लोक कल्याण के लिए होती है। जी सरकार का जो मुख्य दायित्व होता है जनता को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर भोजन ये उपलब्ध करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अब महंगाई की इस समय जो महंगाई बढ़ी है वो भी कोरोना के साथ साथ में महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ गई है अभी। अब महंगाई तो कोरोना बढ़ी एक है, साथ प्राकृतिक में आपदा है, रोजगार भी ये हम गया है लोगों का। हाँ, रोजगार भी गया भी है। बढ़ी। अब इसका एक कारण मेरे हिसाब से समझ में ये आ रहा है कि सरकार ने चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, बेहतर कम्युनिकेशन नहीं कर पाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। आपसी राजनीति के जो भंवर में रही है दोनों सरकारें, इससे जनता को ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब पहले राशन का और जो सामान था 1000 से 1200 रुपए में सामान आ जाता था एक मीडियम क्लास लोअर फैमिली के लिए। अब वही सामान लेने जाते हैं तो 3500 से 4000 रुपए तक में वो सामान आ रहा है। मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये जो सामान बढ़ रहे हैं, तेल की कीमतें में जो वृद्धि हो रही है, ये एक महंगाई का एक प्रमुख कारण हो रहा है इसमें। ये तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि रोजगार नहीं है, जनता महामारी से परेशान है, तो महंगाई को कम करने का उनको उपाय कुछ सोचना चाहिए, अदरवाइज जनता सड़क पे आ सकती है, ऐसा लेकिन मेरा सरकार तो इस बारे मानना में है। कुछ सोच नहीं रही है, हम लोगों को ऐसा लगता है। वो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में ही लगी रहती है सारी। देखो, किसी भी सरकार की मोनोपोली रहती है कि वो 5 साल शासन करे। ये जनता का उसका सरोकार रहता है, पर वो चुनाव के समय वोट मांगने तक ही रहता है। किसी भी सरकार की ये पहली प्राथमिकता है कि वो सरकार का अपना कार्यकाल पूरा 5 साल का करे। परंतु इसके साथ साथ में सरकार अभी चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, जनता के हितों की उपेक्षा ही हो रही है। इसमें चाहे पेट्रोल हो, अब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की बड़ी कीमतें मार्केट पर निर्भर हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में मुझे ऐसा कुछ याद था कि उस समय पेट्रोल की कीमतों में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी की अभी हो रही है। उस समय जनता के पास में थोड़ा सा पैसा रहता था। अब मोदी जी के आने के बाद में वो पैसा जेब में लोगों के नहीं रह रहा है। और कहाँ गया इसमें वो पैसा, कहाँ गया? अब जनता, महंगाई की एक तो एक प्राकृतिक आपदा थी कोरोना, ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी जिम्मेदार हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी जिम्मेदार हैं। एक प्राकृतिक आपदा है जो वो आई और इसके साथ में ही सभी लोगों का रोजगार छिन गई, है ना। अब यह है कि जनता इस समय महंगाई के खून के आंसू पी रही है। सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है इस ओर की वो महंगाई को कम करे या किस ओर ले जाए। आरबीआई ये कहती है, मैंने एक लेख पढ़ा था कि आरबीआई ये कह रही थी कि अब तक की सबसे जो मुद्रास्फीति है अपनी, वो सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 6.3 है मई की। देखिए, जिस तरह की जो आपदा की जो प्रॉब्लम आई है, जो परेशानी आई है, उसमें सरकार चाहे केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों को सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए था। इस तरह की एक नीति तैयार करनी चाहिए जिससे कि सभी मिलजुल कर काम करें। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार आपने तीनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी भी बातें सुनी है, आप खुद इतना अनुभव रखते हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं जिससे कि इस जो महंगाई की जो डायन है इससे आम जनता जो है वो बच पाए,
सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, या हम लोग भी सरकार को किस तरह से ऐसी मदद करें जिससे कि महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं कम हो, क्योंकि रोजगार जा चुका है लोगों का, बेरोजगारी सर पर बैठी हुई है, साथ में महंगाई की मार और झेलनी पड़ रही है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं श्याम जी? दीपक जी, मैं इस बात की तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आम जो लोगों की समस्या है उसको आपने सामने रख करके विचार जानने चाहें। अभी मैं सुन रहा था, देखिए सत्यप्रकाश जी को भी सुन रहा था, संगीता जी को भी सुन रहा था और धीरज जी को भी सुन रहा था, लेकिन यहाँ दोषारोपण कभी केंद्र सरकार को करें यानी दोनों सरकार इसमें बराबर की भागीदारी कहलाती है। अब देखिए जिस प्रकार का कोरोना काल आया है, कोरोना काल ने निश्चित रूप से आपकी अर्थव्यवस्था को चौपट करके रखा है और आज हम निश्चित रूप से उसको उभारने के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। और देखिए अगर हम अमेरिका की बात करें या बाहर की बात करें तो उसने अपने देश के वासियों को जो पीड़ित हुआ है उसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार ने हमारे गरीबों को तो आपने 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दे दिया, उससे उसका घर चल जाएगा क्या, एक बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन हाँ, स्थिति यह है कि आप मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो सबसे अधिक पीड़ित हुआ है उसको आप कोई कुछ नहीं दे रहा, ना तो राज्य सरकार दे रही है ना केंद्र सरकार दे रही है। सबसे पीड़ित व्यक्ति है तो मध्यम वर्ग का है। और आप देखिएगा अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें, अगर आप पेट्रोल की बात करें तो 60% टैक्स लगाया हुआ है केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने मिलकर के, दोनों कम नहीं करना चाहते, अपने खजाने को इससे भरना चाहते हैं। अगर आप डीजल की बात करें 56% का टैक्स लगा हुआ है, दोनों सरकार लूट रही है, रोकना नहीं चाहती है। दोनों सरकार कहती है कि हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है तो हम इसी के माध्यम से लोगों को लगेंगे। अगर आप देखिए डीजल का सीधा इफेक्ट महंगाई से जोड़ा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे वगैरह सारा चीजें चलती है तो किससे चलती है, डीजल से चलती है। तो अगर डीजल महंगा करेंगे आप तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। तो आप देखिए दालों की अगर बात करें, मूंग की दाल को छोड़कर अब सरकार ने सोची है कि अब कंट्रोल करने की कोशिश की है, लिमिट बांधी है। पहले लिमिट ही नहीं बांधी थी, आपने काला बाजारी करने के लिए पूरे तरीके से छोड़ रखा है। ना तो राज्य सरकार कोई तरीके से काम कर पा रही है ना केंद्र सरकार कर पा रही है। तो इसलिए हमको आज सोचना पड़ेगा। बेरोजगारी 10% बढ़ गई है, अगर बेरोजगारी बढ़ गई है तो हम आने वाले समय में उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। लघु उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है उनके पास। देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल में उन्होंने जो कुछ स्थितियों को देखा है और वो कुछ नहीं कर पाए, आज वो उभारने के लिए आप क्या कह रहे हैं कि हम लोन देंगे, लोन देकर के आप स्थिति सुधार, जब उनके पास पहले से ही वर्किंग कैपिटल और सारी चीजें है ही नहीं तो लोन किस स्तर पे लेंगे। ये भी बात सही है, केंद्र सरकार खुद भी ऋण ले रही है और राज्य सरकार को भी कह रही है कि एक लिमिट के अंदर आप भी ऋण ले लीजिए। कर्जदार होकर के कोई देश आगे बढ़ेगा और उसके ऊपर ब्याज चुकाने के लिए किसके ऊपर कर्जा आएगा? सीधे तौर पर राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या बाकी की सरकारों के ऊपर कर्जा तो हमको ही चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति आज बनी हुई है तो इसके लिए एक सरकार को दोषारोपण करना ठीक नहीं है। देखिए आप कांग्रेस सरकार ने पूरे अपने देश में 7 से 17 जुलाई तक पखवाड़ा मनाया कि हम महंगाई के विरुद्ध काम करेंगे, लेकिन अब ये नहीं कहेंगे कि जब उनके राज्यों की जो 3 सरकारें हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब तीनों कह दें कि हम देखिए जो वेट ले रहे हैं और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल पर जो कुछ हम वसूल रहे हैं उसमें हम कमी लाएंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन खुद वेट कम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। एमपी में भी 105 रुपए एमपी में भी पेट्रोल। सुन लीजिए संगीता जी, जरा सुन लीजिए, क्योंकि है वो तो, लेकिन राजस्थान सरकार या बाकी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना कि महंगाई के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, पेट्रोल पंप पर जाकर बैठेंगे, लेकिन आपने 2% वेट कम किया था राजस्थान ने, उसके बाद नहीं किया। आपने कहा 1200 रुपए का हमको इससे अगर लॉस हो रहा है तो आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति बनेगी। अब आप देखिए, आप जो कह रहे थे कि आपने अचार नहीं डाला, आप तो फिर भी ठीक ठाक स्थिति में, गरीब तो अपनी सब्जी में तेल नहीं डाल सकता, अचार डालने की बात तो नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दे देंगे, उससे क्या उसका घर चल पाएगा? क्या उसके बच्चे पल पाएंगे? क्या वो बनाएगा कैसे, पकाएगा कैसे? अगर आपने उनको राशन भी दे दिया तो पकाएगा किस पर? देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि आज जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा दोनों सरकारों को, क्योंकि देखिए जब वोटों की राजनीति आती है, अभी चुनाव हुए थे कुछ दिनों पे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल नहीं करते, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप ही की एजेंसी है जो कि आप कुछ तो सरकारी है जो कि उसका करती है, तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन पीछे के दरवाजे जो कुछ मिलता है वो कैसे मिलेगा? अगर हम उनको छूट नहीं देंगे तो ये सारी चीजें उससे जुड़ती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं
कि बेरोजगारी को कम करने के लिए आप किस तरह का स्टेप उठाएंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में देखिए कि आज जो स्थिति चोरी डकैती जो कुछ लूटपाट की स्थिति है वो और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो हमने लॉकडाउन की स्थिति कर रखी है कंट्रोल में। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप देखिए क्या क्या स्थिति बन रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम किसानों को केवल 6,000 रुपए सालाना दे करके ये कह दो कि किसानों, और या हम उसको खाद के अंदर 120% की छूट दे करके ये कह दें कि हम तो बहुत कुछ उनके लिए कर दिया, लेकिन दूसरे के दरवाजे से उनको लूटने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमको नहीं माफ कर पाएगा। हम जिस देश को जिस प्रगति से, अभी मैं सुन रहा था धीरज जी कह रहे थे कि मोदी जी की गतिविधियां किस मामले में तो अच्छी भी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में अगर कंट्रोल करने की जरूरत है वह नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो वो देश भुगतता है। और आने वाले समय हमारी अर्थव्यवस्था माफ, हम लोगों को कहते रहेंगे कि चुनाव आएंगे चले जाएंगे, हर बार चुनाव आते हैं और कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो सरकार आती है वो निश्चित रूप से महंगाई तो बढ़ेगी, निश्चित रूप से इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जिस प्रकार से हम जो कालाबाजारी होकर के महंगाई बढ़ती है। हम देखिए तेल की कीमत अभी कुछ दिन पहले थी 110 रुपए 120 रुपए, अगर 210 रुपए हो जाती है, इतनी महंगाई कैसे बढ़ जाती है। तो ये एक सोचनीय विचार बिंदु है। इस पे अगर कंट्रोल करने की जरूरत है, केंद्र सरकार को भी करने की जरूरत है, राज्य सरकारों को भी करने की जरूरत। अगर इस पर रोक लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे उद्योग धंधे कैसे वापस से सर्वाइव करें और आगे बढ़े, तो उसमें नई नीति लानी पड़ेगी। केवल हम ये कहते हैं कि इतने लाख का पैकेज दे दिया, उस पैकेज से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम ऋण दे करके किसी अर्थव्यवस्था को किस तरह से कर पाएंगे। लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है, उस पर रोक लगाने। हमें देख रहा था सरकारों को जो है वो नई नीति लानी पड़ेगी जिससे कि आम जनता को उससे लाभ मिल सके। संगीता जी, जैसा कि अभी श्याम जी ने भी कहा, आपको भी जानकारी होगी कि कांग्रेस जो है वो एक महंगाई के खिलाफ पखवाड़ा शुरू करने जा रहा है, जिससे कि केंद्र सरकार के खिलाफ वो पखवाड़ा जारी करेगा और कि महंगाई कम की जाए। क्या ये नहीं हो सकता कि जो कांग्रेस की सरकार है वो दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, यानी कि जो खुद की राज्यों में जो सरकार है वहां पर महंगाई कम करने की कोशिश करें? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से वैक्सीन भी फ्री आ रही है, बहुत सी चीजें आ रही हैं, बावजूद इसके यहाँ पर अभी हमने कोरोना काल में भी कालाबाजारी बहुत सी देखी है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, लगातार जो है वो अपराध भी बढ़ रहे हैं, लगातार जो है इसमें कालाबाजारी भी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है? बिल्कुल है ना, मैं इसमें कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से नहीं, एक आम नागरिक होने की उससे मैं एक ही बात कहूंगी कि हर ना फ्रंट पे सरकार विफल रही है। क्यों? क्योंकि हमको, मैं रोज कम से कम 20 फोन करती थी ऑक्सीजन के लिए जी। 20 फोन मेरे को रात के 2-2 बज जाते थे कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये है ना पिछली महामारी के दौरान जो भारत सरकार ने ना सब चीजों को एक रूपरेखा नहीं बनाई। मैं कहती हूँ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की, जैसा कि अभी वो ना सत्य प्रकाश जी बता रहे थे कि विदेशों में जो प्रधानमंत्री जी की वाहवाही है वो उनकी जो इस कोरोना काल में वो सब मटिया मेट हो चुकी है। उन्होंने जो अपना जो बनाया था, मोदी जी लेकिन संगीता जी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नहीं एक मिनट, जो स्वास्थ्य की जो पूरी तैयारी महंगाई आपने क्या कहा, करप्शन पे बात कर रही हूँ मैं, करप्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, सबने मिलकर के कोई योजना ही नहीं बनाई। यहाँ पे कितने लोगों को हमने मतलब बहुत मुश्किल से बचाया। राजस्थान में तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था वो राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। जो ऑक्सीजन के जितने भी प्लांट चल रहे थे वो सारे राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए थे। उसके बावजूद भी कालाबाजारी इतनी हुई, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। 1000 रुपए का अगर इंजेक्शन है तो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए में बिक रहा था। क्योंकि ये जो सरकारी तंत्र है ना, जो सरकारी तंत्र है, इसको पॉलिटिशियंस ना बखूबी काम में नहीं लेते हैं। ये चाहे तो कोई अच्छी बात है, आप कांग्रेस की समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां उन पर भी आपको दृष्टि रखनी चाहिए। जब आप मैं मुख्यमंत्री को भी लिखती हूँ लगातार, मैं यही तो कह रही हूँ कि इनका जो सरकारी तंत्र है ये उस पर नजर नहीं रखते हैं, उनको एप्लीकेबल नहीं करने देते हैं काम। कोई पॉलिटिशियंस क्यों नहीं करने देते हैं?
क्यों ये अपने है ना एक डिपार्टमेंट का एक मंत्री है, 50 उनके पास 100 यूं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्यों ये उनको काम नहीं करने देते हैं? क्यों ये ना इस तरह की काला बाजारियां होती हैं? इतना बड़ा इन्होंने पूरा, इनके पास है ना ड्रग कंट्रोलर है, पूरा ड्रग डिपार्टमेंट है, पूरा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, क्यों नहीं ये कर पाते हैं? एट द मोमेंट ये है ना डिसीजंस इनके सही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही है ना वो लेवल पे सोचते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उनका भी एक संदेश मेरे पास आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि संगीता जी से आओ ये पूछिए कि कांग्रेस जब सरकार बनी थी उससे पहले, सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिजली के जो बिल हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं करेंगे, जबकि लगातार कांग्रेस वृद्धि करती आ रही है और अभी कोरोना काल के समय भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि आम जनता को अपने बिजली का बिल चुकाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि संगीता जी या तो कांग्रेस का समर्थन करना छोड़ दें या कांग्रेस को सही राह दिखाएं, अपनी बात रखें, अपने जो जानकारियां जो अपनी सरकार मैं बीजेपी का भी समर्थन करती हूँ अच्छी बातों का, और कांग्रेस की भी अच्छी विचारधारा जो होती है। बातों का आप समर्थन कीजिए, लेकिन विरोध भी तो कीजिए गलत बातों का। गलत बातों का विरोध में करती हूँ। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैंने लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सीएम साहब को भी मैंने लिखा है कि है ना ये इस तरीके से आपने अभी कहा ना, उन्होंने ना श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा, बताया उन सर ने कि ना जो आम लोग जो हैं, आपको मैं बताती हूँ कि कोविड महामारी के बीच भारत में कम आय वाले घरों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक नौकरी गंवाई है। ठीक है, लास्ट ईयर मार्च से अक्टूबर के सर्वे में शामिल महिलाओं में 10% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कम खाया या उनके पास खाना ही नहीं था। जिस देश की स्थिति ऐसी है, जिस राज्य की स्थिति ऐसी है, वहां के जो प्रमुखदार हैं वो आम जन के लिए नहीं सोचते हैं। वो खुद एसी कमरों में बैठते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग होती है, सारा चैट उनका वीसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन आम जन से आज तक मैंने किसी को भी मिलते हुए नहीं देखा, किसी अधिकारी को आते हुए नहीं देखा कि क्या प्रॉब्लम है। सब खर्चा हम लोगों ने उठाया, लोगों ने उठाया, आम जन ने उठाया। मतलब मैं चलिए बिल्कुल हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र राघव जी हैं। धीरेन्द्र जी, आप क्योंकि प्रेसिडेंट हैं 40 यूथ विंग के, आप सारे जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस है या जो भी व्यापार होता है राजस्थान में या पूरे देश में, उस पर आपकी पूरी नजर रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की नीति सरकार तैयार करे, किस तरह की योजनाएं सरकार तैयार करे, चाहे वो लोन की सुविधा हो, चाहे किसी भी तरह के ऋण माफ की सुविधा हो, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, एक बार मैं सत्य प्रकाश जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आप लोन वाली बात कर लीजिए, एक क्वेश्चन, वो उसका जवाब इसमें आपके वाले में दे देंगे कि जो भी हम लोन दिलाने की किसी को बात करते हैं, ये इतना पेपर मांगते हैं, इतना पेपर मांगते हैं, तो वो रोजगार कैसे होगा? कैसे हम रोजगार किसी को दिला पाएंगे? इसमें राघव जी और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। राघव जी कहिए। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, महात्मा गांधी जी के एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी, ग्रामीण भारत जी, ग्रामीण भारत, ग्रामीण स्वरोजगार डेवलप हो। आजाद भारत का सपना उसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया था कि हमारे ग्रामीण परिवेश का जो ग्रामीण रोजगार है वो गांवों का रोजगार प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और शहरों की आपूर्ति पूरी करे जी। लेकिन सरकारें आती रही, जाती रही। जो आजादी के नारे लगाने वाले लोग थे, आजादी के लिए डंडे जिन्होंने खाए, गांधी जी, उनका सपना नोट पे गांधी जी आ गए, लेकिन प्रोडक्टिविटी पे गांधी जी नहीं आ पाए, उनका सपना साकार नहीं हो पाया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से और भारत के प्रधानमंत्री जी से, हमने हमारे फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री से पिछले 5 साल से लगातार पत्राचार कर रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से तो हम लगभग 4 से 5 बार हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मिला कि जब तक भारत की एक खूबसूरती ये है कि वहां पे हर ग्रामीण, हर परिवेश में एक अलग रोजगार है। बनारस जाओगे, वहाँ बनारस की साड़ियां हैं, वहाँ अपने वहाँ दक्षिण भारत जाओगे, वहाँ उसके जो नारियल की प्रोडक्टिविटी है, उत्तर भारत जाओगे वहाँ अपने कई तरह के, मतलब कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई जयपुर में सांगानेरी प्रिंट के कपड़े हैं, चादर है, हमारे ढूंढाड़ में जाओगे वहाँ पे टमाटर ज्यादा होते हैं, सरसों ज्यादा होती है। तो एक सबका, मैं राजस्थान सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूं, और हम पिछले 5 साल से लगातार आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कई बातें हमारी मानी,
कि स्टार्टअप के लिए 3 साल के लोन फ्री, 3 साल के लिए टैक्स फ्री किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी 40 के आग्रह पे किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बार बार साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्राचार से और कई बार फिजिकली मिलके हमारे डेलीगेशन ने ये आग्रह किया कि आप 40 के साथ मिलके पूरे राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्तर पे एक औद्योगिक एरिया डेवलप करें और वहां के स्टार्टअप, जो कोई भी आइडिया है, वहां के स्टार्टअप, वहां के किसान, जैसे कई बार अक्सर ये देखा गया है कि टमाटर 1 रुपए किलो में बिकता है। जब हमारे यहाँ टमाटर पैदा होता है तो बल्क में पैदा होता है और मंडी में उसका भाव होता है 1 रुपए किलो। किसान का ट्रांसपोर्टेशन होता है 1.5 रुपए किलो, अगर वो खेत से वहां तक जो ला रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गुस्से में किसान सड़कों को लाल कर देते हैं जी। ना उनके पास वेयर हाउस है, ना ऐसी कोई प्रोसेसिंग इकाई है कि हम जो किसान जैम जेली जो भी बना सके उसकी इकाई हम यहाँ दौसा और दौसा के आसपास या ढूंढाड़ के आसपास बना सके। अक्सर देखा गया है सरसों के तेल 250 रुपए किलो बिक रहे हैं, 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन जब सरसों बल्क में आ रही है तो 18 रुपए किलो बिक रही है। उस पे सरकार का कोई लगाम नहीं है कि इस पे सरकार, इसका एक ही उपाय है जो राजस्थान सरकार से मैं बार बार पिछले 5 साल से निवेदन करता हुआ आ रहा हूं कि प्रत्येक तहसील स्तर पे औद्योगिक घराने डेवलप किए जाएं, औद्योगिक एरिया डेवलप किए जाएं, स्टार्टअप को फ्री निःशुल्क जमीन दी जाए और मिनिमम मात्रा पे 6% पे लोन दिया जाए। जब तक उत्पादन लागत कम नहीं होगी, जब तक क्षेत्राधिकार, विशेष क्षेत्राधिकार अपनी प्रोडक्शन इकाई को वहीं प्रोसेस करके शहर में नहीं लाएगा, जब तक महंगाई कम होने के कोई चांसेस नहीं है। हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, वो एक पार्ट हो सकता है लेकिन वो पूर्ण पार्ट नहीं है। लेकिन पेट्रोल डीजल के साथ चाहे बिजली का बिल है, चाहे दूसरे खाद्यान्न हो, चाहे और भी कई चीजें, सभी में लगातार महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। सर, भारत विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है। बिजली का भी आज देखिए, कोई जमाने में 3 घंटे बिजली नहीं मिलती थी गाँव में, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्योंकि आप राजस्थान के जो प्रोसेसिंग यूनिट है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, उसने अपने करीबन 8 प्लांट तो पूर्णतः बंद कर रखे बिकॉज ऑफ सोलर। और वो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है कि सोलर अपनी एनर्जी डेवलप कर रहा है और किसानों को बहुत कम पैसे में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार अगर वो सोलर को और भी सब्सिडाइज करके और गांव तक पहुंचाए, आज देखिए गांव में पंप चल रहे हैं, लोगों का कोई खर्चा ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ सोलर एक बार सरकार की सब्सिडी से बनाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 1300-1400 फाइल, आज मुझे मेरे कृषि फार्म के लिए फाइल लगानी है तो मेरा फाइल पे नंबर आएगा 1438, तो वो नंबर मेरा आएगा 5 साल में। तो उसकी स्पीड जो है राजस्थान सरकार को बढ़ानी चाहिए और कोई भी यूनिट हो उसमें सोलर को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिस तरह अपन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करते हैं प्रोजेक्ट पे, उसी तरह सोलर अनिवार्य होना चाहिए। सोलर अनिवार्य होगा तो बिजली का बिल कम आएगा, बिजली का बिल कम आएगा तो इंडस्ट्री की लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो स्वतः ही वो जो उत्पादन करेगा कोई भी प्रोडक्ट, उसकी लागत कम आएगी और वो बाजार में कम भाव में जाएगा और आम जन को सही प्राइस पे वो चीज मिलेगी। बिल्कुल, आम जनता को सही प्राइस में वो चीज मिलनी चाहिए, हमारा भी यही कहना है। और हमारा एक ये भी कहना है सरकारों से कि सरकार जो आम जनता से चुनाव के समय जो वादे करती है, जो उनको बड़ी बड़ी फिल्में दिखाती है, कृपया अपनी बातों पर वो अड़िग रहे ताकि आम जनता जो है उनको आगे भी चुनकर आगे लाती रहे, उनकी सरकार बनाती रहे। अगर सरकारें आम जनता की बात नहीं सुनेंगी तो आम जनता भी सरकार की बात नहीं सुनेगी। सत्य प्रकाश जी, आप क्योंकि कॉमन मैन की तरह सारी चीजों को देखते हैं, तो आप बताइए कि क्या जो सरकार वादे करती है, जिस तरह बिजली के बिल का कांग्रेस सरकार ने कहा था कि वो नहीं बढ़ाएगी और लगातार जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं, और अभी कोरोना काल जैसे समय, इस महामारी के समय भी इतनी दरें जो है वो बढ़ रही हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जनता का विश्वास पूरी तरह से डिग गया है। वो इतनी अविश्वासी हो गई जनता की, मार्केट में जाने से उन्हें डर लगता है। जनता के पास में पैसा नहीं है। सरकार को एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। विश्वास खो दिया 3 साल, तो आत्मविश्वास जनता खो चुकी है, क्योंकि आर्थिक जो राजस्थान की जनता और मैं कह रहा हूँ भारत की जनता का जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पहलू है, वो बिल्कुल डगमगा गया है। तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि जनता आर्थिक रूप से कैसे सबल बने, वो जनता का विश्वास आर्थिक रूप से कैसे जीते, इसके लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, विदाउट राजनीतिक प्रोपेगेंडा
नहीं कर गई, क्योंकि राजनीति में केंद्र सरकार बना राज्य सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि हम निःशुल्क वैक्सीन कर रहे हैं, जबकि होता तो अब तक ये आया था कि मैं अबाउट 40 इयर्स का हो गया, कोई भी वैक्सीन निःशुल्क करने के बाद दूसरी तरीके से पैसा ज्यादा से ज्यादा महंगाई की मार कर रहे हैं, तो बात तो वही हो गई ना, सारा पैसा तो आम जनता की जेब से ही जा रहा है। वो भी टीकाकरण टैक्स जा रहे हैं, बहुत सारे। केंद्र सरकार का काम होता है टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाना, केंद्र सरकार का काम होता है। इस बार ही ये पहली बार महामारी आई है, इसमें छिटा कसी हुई है कि केंद्र सरकार इतना पैसे लेगी, राज्य सरकार इतना बैन करना पड़ेगा, और बाद में अब तो सारा फ्री कर दिया, अब तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से फ्री कर दिया, कहा कि अब राज्य सरकारों के ऊपर उसका भार नहीं है। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी, जिस तरह से सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती है और उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो वो इन वादों को भूल जाती है, आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सी चीजें करीब से देखी हैं, तो आम जनता क्या सोचे, किस तरह की सरकार हो, किस तरह उनकी जो समस्याएं उनका निराकरण किया जाए? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सरकार सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, सत्ता आने के बाद वो सब वादे पूरे करने के लिए उसके बाद 5 साल का समय बताती है, वो करती नहीं है पूरे। हर एक सरकार आपने देखा होगा कि 50% भी अगर वादे पूरे कर दे तो इस देश की हालात जो आज है वो बदल सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन नहीं बदले। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए राजस्थान सरकार प्रति व्यक्ति पर 50,000 खर्च करती है और दिल्ली सरकार 30,000 खर्च करती है, और वो कुछ करती है क्योंकि हम इतना महंगा खर्चा करते हैं। और वो खर्चा महंगा क्यों करते हैं उसका मालूम है आपको, बहुत सारी चीजें अभी भी आपने स्वास्थ्य में जो खरीद की गई है उस पर जब जांच होगी तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएगी। आप इमरजेंसी बता करके महंगा चीजें खरीदेंगे और फिर वो दोषारोपण केंद्र को, राज्य सरकारों करेंगे, इस पे हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। हर व्यक्ति पर अगर 50,000 रुपए खर्च करके सुविधाएं क्या दे रहे हैं आप, वो तो पूछ लीजिएगा। अगर नगर निगम की बात कर लें तो आप देखिएगा जब कचरे साफ होता था, सब कुछ होता था, आज इतना महंगा कचरा उठा करके कचरा उठता नहीं है, 1,600 रुपए वसूलते हैं, 400 रुपए ही लगते हैं। तो आप ये देखिए इतना बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है, क्या होता है। ये कालाबाजारी पर जब तक रोक नहीं लगेगी या बाकी चीजों पर जब तक आप अपनी शिक्षा नीति को नहीं बदलोगे, आज केवल व्हाइट कॉलर लोगों को खड़ा करोगे, केवल आप क्लर्क की स्थिति में करोगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, तो आने वाले समय में तो हम बेरोजगारी की तरफ और धकेले जाएंगे। इसलिए हमको निश्चित रूप से शिक्षा नीति में बहुत परिवर्तन, आज तक हम बातें ही करते आए। राजस्थान में जिस तरह से इंजीनियर की बाढ़ आई थी, अब वो रोजगार नहीं मिल पा रहा उनको। मैं भैरू सिंह जी की बात याद करता हूँ, पुराने जमाने में मेरी बात उनसे बात हुई थी कि श्याम जी जो ये 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेकर के जो एडमिशन करके ये केवल इंजीनियरिंग ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो कि उनको आता कुछ नहीं है, हो गए इंजीनियर, और उनको फिर क्योंकि मार्केट में जाकर के तो प्रतिस्पर्धा में काम करना पड़ेगा, अगर अच्छा है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा और चले जाएंगे आप, लेकिन जो नहीं हो पा रहे हैं वो फिर बेरोजगार के बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसलिए जो निजी स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी और आपको अच्छे फैकल्टी लाने पड़ेंगे। और बच्चों को आप आने वाला जीवन कैसे सही होगा, क्योंकि आज हम तो अपना जीवन बिता चुके, अब हम उससे और नहीं है कि हम देश को बहुत कुछ दे पाए, लेकिन जो आने वाला बच्चा है उसको हम अगर उसके हिसाब से तैयार नहीं करेंगे तो उसको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, और रोजगार नहीं दे पाएंगे तो जो स्थितियां, बिल्कुल आपका कहना सही है कि हम अगर सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनके रोजगार में भी परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। मेरा यहाँ चारों लोगों से एक सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में उस सवाल के जवाब दें कि जो केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ की योजना जो बनाई थी, या राज्य सरकार ने जो रोजगारों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए लाखों रुपए की जो योजनाएं बनाई है, उसका लाभ आपको या आपके किसी जानकार को मिला है क्या? संगीता जी पहले आप बताइए। बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने जो बोला था कि बैंकों का जो कैपिटलाइजेशन है वो सुधारा जाएगा। अब बैंकों का कैपिटलाइजेशन सुधार दिया 20,000 करोड़ का इन्होंने वो दे करके। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने खादी बोर्ड में बात करी थी अपने एनजीओ के लोन के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैम आपको इतने सारे पेपर्स लाने पड़ेंगे, आप वैसे ही बैक हो जाओगे। अब मैं उनको गारंटी में कितना सामान दूं, 2-4 लाख 5 लाख रुपए लोन मेरे को किसी को दिलाना था, उसके लिए आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी उनको मॉर्गेज रखवानी पड़ेगी। बैंक है ना उसको ऋण को आगे नहीं बढ़ाते हैं, कैंसिल मार देते हैं।
तो ये जो सारी परेशानियां हैं, एक मंच पे दोनों सरकारों को आकर के, राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को एक मंच पे आकर के, जो अपने श्याम सुंदर जी जैसे लोगों को बिठा करके, आम जन को बिठा करके सुनना पड़ेगा उनको, ये नीतियां बनानी पड़ेगी। संगीता जी का कहना है कि उनको या उनके किसी भी जानकार को कोई लाभ नहीं मिला है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो व्यवसायियों को मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे? जी, मैं देखता हूं कि पिछली जब गहलोत सरकार थी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पिछली जो गहलोत सरकार थी, बड़ी मजबूती के साथ 2-3 डिसीजन है उन्होंने ऐसे लिए थे जिनका मैं आज तक कायल हूं। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क पशुधन योजना, गांव गांव में राजीव गांधी पंचायत केंद्र खोले गए। जो 3-4 ग्रामीण भारत को मजबूत करने के जो डिसीजन लिए गए, उसके लिए मैं आदरणीय गहलोत जी को बार बार उस टाइम भी धन्यवाद देता था। और ये सरकार बनी तो मैंने उनसे कहा, सर आपने जो राजस्थान को 3 ऐसे काम दिए थे जिसका पूरे हिंदुस्तान ने अनुकरण किया था। लेकिन अब ये योजनाएं कहां गई इस महामारी के समय? नहीं, वो योजनाएं तो कंटिन्यू चल रही हैं। आप देखिए, कोई भी गरीब या सामान्य आदमी अपना इलाज फ्री करवा रहा है, लेकिन इस सरकार में वो अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, राजस्थान की जनता भी समझती है, वो पहले अपनी कुर्सी बचाने का अभियान में है। और सबसे बड़ी बात है, वो अपने बेटे को मजबूत कर रहे हैं, चाहे उसको आरसीए का अध्यक्ष बनाए, चाहे उसके बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स खुलवाएं, क्योंकि उन्होंने देख लिया मुझे 5 साल गांधी बन के कुछ नहीं मिला, इसलिए राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। तो वो जो उनका जो उन्होंने अपने आप को जो चेंज किया है, मैं मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलता हूँ और बहुत स्पष्ट होता मैं बात करता हूँ, सर वो 10 साल पहले वाली छवि जिसको राजस्थान की जनता ने देखा था आप पे, और राजस्थान की जनता कहती थी राजस्थान का एक ही गांधी, अशोक गहलोत, तो वो उसी छवि को वापस लाओ। क्यों 5 स्टार होटलों के चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों अपने कमजोर बेटे को मजबूत बनाने में पड़ रहे हो? राहुल गांधी को उसकी मां और पूरा केंद्र मजबूत नहीं कर पाया, तो अशोक गहलोत जी अपने बेटे वैभव गहलोत जी कहां मजबूत करेंगे? आदमी सोनिया गांधी की राह पर ही अशोक जी चल रहे हैं, अशोक गहलोत चल रहे हैं। आदमी कभी भी गधे को घोड़ा नहीं बना सकता सर। जो वो होते हैं जिनमें जेनेटिकली और जिनमें एक संघर्ष करके आए हुए नेता हैं, वो नेता ही होते हैं। और वो क्या है कि अपने जो पेरेंटल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें आदमी पुत्र मोह में या परिवार मोह में अंधा हो जाता है। वो देख लीजिए आप मुलायम सिंह जी का क्या हाल रहा, तो वो उस तरह का वो है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो 10 साल पहले वाली गांधीवादी छवि और मजबूतता की आपकी जो छवि थी उसको वापस आप लाओ, और विरोधियों को जो आपकी पार्टी के अंदर हो या बाहर हो उनको स्पष्ट जवाब दो उसी गांधीवादी छवि से। जी सत्य प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कॉमन मैन की तरह कि आपको क्या ये सारे बेनिफिट्स मिले हैं जो सरकारों की योजनाएं हैं? सत्य प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी आ रही है, अब आवाज आ रही है, बताइए। जी सरकारी योजना की आप बात कर रहे हैं, वो मैंने व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं लिया। हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, पर जो मोदी जी की जो योजना थी कि लॉकडाउन में कुछ पैसा बैंकों में डाला, उनके जन कल्याण की वो जनधन खाते थे, उसमें एक बार जरूर पैसा आया था 1-2 मित्रों में। उसके बाद में केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का मेरे आवाज नहीं आ रही, ये मेरी नजर में नहीं है। ये लाभ जो मिल पाता है, ये योजनाओं का लाभ जो मिल पाता है, इतने सारे पेपर वर्क होता है कि आम आदमी पेपर वर्क नहीं कर पाता है। मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर वर्क इतना आम आदमी नहीं कर पाता है किसी भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। एक आधार कार्ड का एक काम था, उसी कार्ड को जनाधार कर दिया, फिर वो कार्ड बंद करके फिर नया कार्ड ले आएंगे, फिर कोई नई सरकार आएगी फिर नया कार्ड ले आएगा। तो सरकार ने जनता को केवल एक लाइन में लगाने के लिए ही काम कर दिया। ये कोई भी काम, यानी कि आम जनता तक सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। श्याम जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस महंगाई को लेकर और सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या व्यूज हैं? देखिए दीपक जी, ये बात तो सही है, सरकार कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, लेकिन उसकी क्रियान्विति जो धरातल स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी
कांग्रेस के या बीजेपी के या राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्टी के रीति नीति को लोगों तक ले जाएं। क्योंकि पहले पार्टी में जिस प्रकार का वातावरण होता था, अब तो क्या है कि चुनाव इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया है, सेवा भावना की तो रही नहीं। अब आपको चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रकार का भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद वसूली होती है, उसका राजनीतिकरण जो उस प्रकार का जो सेवा होती थी वो सेवा नहीं है। अब देखिए, मैं धीरज जी जो व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं, नहीं लगाने चाहिए इस मंच पर, क्योंकि आपने तो बहुत सारी चीजें आपने खुलापन दे दिया। इसका मतलब नहीं है कि आप किसी विषय व्यक्ति विशेष को लेकर के आप, और हर व्यक्ति चाहता है कि अपना पुत्र या पुत्री विकसित करे और आगे बढ़ाए, और सबने बढ़ाने का प्रयास किया, वो भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी कमियां को उजागर करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीधे तौर पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब क्योंकि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी चीजें, देखिए मुख्यमंत्री जी की कुछ योजनाएं, अब देखिए, अब आप देखिए चिरंजीवी योजना लाए हैं वो, लेकिन धरातल पे कितना लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी एक्शन नहीं ले पा रहे, जो निजी अस्पताल है जिनको लाभ देना है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही सीधी तौर पर। अब पिछले दिनों मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गए इलाज कराने के लिए, पैसा ले लिया उनसे, इलाज किया ही नहीं। तो अब ये दोषारोपण किसका है? अब योजना तो आप अच्छी लेके आ जाओ, धरातल पे उतार नहीं पाओ तो दोषारोपण किसको करोगे? अब देखिएगा, बैंकों को देखिए 3.5 लाख करोड़ का आपने माफ किया बैंकों का, लाभ किनको मिला? उद्योगपति को मिला, आम व्यक्ति को नहीं मिला। अब देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो, क्या गरीबों को ऋण मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। कोई व्यक्ति चाहता है, नहीं मिल पाता। मिल रहा है तो उनको मिल रहा है कि राजनीतिकरण अगर हो रहा है तो राजनीतिकरण के कारण देश में जो अच्छी योजना भी चलाने की कोशिश होती है उसका लाभ नहीं मिलता। अब आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली का हमने देखिएगा जितना महंगा आप सौदा करके आपने उसका विकास किया, अच्छी क्वालिटी के आपने उपकरण नहीं लगाए, उसका किसके ऊपर आएगा भार? आम जनता पे आएगा। तो आप देखिए, जो विकास कर रहे हैं वो ईमानदारी का विकास हो, ढंग का विकास हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, इस पे काबू करने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। और सरकार लगाम जब लगा पाएगी जब खुद स्वच्छ छवि की होगी, अधिकारी वही उसी दिशा निर्देश पे काम करते हैं कि देखते हैं कि नेता अगर जानकार है तो उसको फिर फाइल पे वही चीज लिख के देंगे जो वो चाहते हैं। नहीं तो ये श्याम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर विकास हो तो वो ईमानदारी का विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, और सरकारों को आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। उनके बारे में जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जो बेहतरीन योजनाएं सरकारें लाती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो, जिससे कि आम जनता को सीधा सीधा फायदा मिले, लाभ मिले। हम भी सरकार से यही निवेदन करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि वो आम जनता पर ध्यान दे और भ्रष्टाचार को कम करते हुए महंगाई की मार से आम जनता को बचाए। संगीता जी आपका, सत्य प्रकाश जी आपका, धीरेन्द्र जी आपका, और श्याम सुंदर शर्मा जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हम फिर कल एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि।